Good morning, children, and welcome back in your history class. And I hope that you all are fit and fine and feeling happy and healthy. और मैं भी आशा करती हूँ कि आप वीडियो देखने के साथ साथ जो है आप वो पढ़ भी रहे होंगे और अपने नोट्स भी प्रिपेयर कर रहे होंगे। बच्चों, जैसा कि हम पिछले लेक्चर में हमने पार्ट 5 समाप्त कर लिया था। हमने पार्ट 5 हमने पढ़ लिया। हमने क्वेश्चन आंसर, हमने आपको उसका प्रश्न उत्तर और क्वेश्चन आंसर जो है वो PDF के थ्रू हमने आपको सेंड कर दिया था। और मैं आशा करती हूँ कि आपने उन क्वेश्चन आंसर को, उन प्रश्न उत्तर को अपने फेयर कॉपी में आपने लिख लिया होगा। बच्चों, हम पार्ट 5 हम ख़त्म कर चुके हैं, हम समाप्त कर चुके हैं। और अब हम जो है इतिहास का जो है वो अगला चैप्टर यानी अगला पार्ट 6 जो है आज हम शुरू करेंगे, और जिसका शीर्षक है, जिसका नाम है ब्रिटिश राज के अधीन भारत, यानी इंग्लिश में कह सकते हैं कि इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल। पार्ट 6 का जो आपका शीर्षक है, जो लेसन का नाम है, वो है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। तो बच्चों, इस पार्ट को पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा जो है वो पिछले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था और पार्ट 5 को सारांशित वे में, एक संक्षेप में जो है ब्रीफली हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि हमने पार्ट 5 में जो है वो क्या पढ़ा था और क्या था पार्ट 5 में। बच्चों, पार्ट 5 जैसे हम था कि आपका भारत प्रथम स्वतंत्रता संग्राम यानी कारण और परिणाम था आपका पार्ट 5, जिसका नाम था, और हमने उसके बारे में पढ़ा था। उसमें जो जितने शीर्षक थे, लगभग हम सभी शीर्षकों के बारे में हम पढ़ चुके हैं। लगभग क्या, या पूरे ही शीर्षक के बारे में हम वो पढ़ चुके हैं। बच्चों, हमने उस पार्ट में हमने ये पढ़ा कि भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब शुरू हुआ था। 1856 में इसकी तैयारी शुरू हो गई थी, और 1857 में और 10 मई 1857 में ये बैरकपुर से ये घटना जो है वो शुरू हुई। ये इवेंट शुरू हुआ एक सैन्य विद्रोह के रूप में। बाद में ये सैन्य विद्रोह जो है आगे चल के एक जनव्यापक विद्रोह और संघर्ष के रूप में बदल गया, और एक बड़ा आंदोलन इसने जो है उसका निर्माण किया। बच्चों, इसी तरीके से प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बहुत सारे कारणों के बारे में भी हमने चर्चा की थी। जैसे कि हमने चर्चा की थी, इसके 4 कारणों के बारे में हमने चर्चा की। एक तो हमने कारण डिस्कशन किया था आर्थिक कारण, और हमने डिस्कशन किया था राजनीतिक कारणों के बारे में हमने पढ़ा, और प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के सामाजिक और धार्मिक कारणों के बारे में भी पढ़ा, और हमने सैन्य कारणों के बारे में भी पढ़ा। तो इन कारणों ये जो कारण थे, जो 4 कारण थे, इन कारणों में बहुत सारे हमने पॉइंट जो है ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं बच्चों, कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के क्या कारण थे और किन कारणों की वजह से ये चिंगारी, ये क्रांति जो है, ये संग्राम जो है वो उसने अपना जो है वो व्यापक रूप उसने धारण किया। अब बच्चों, हमने इस पार्ट में हमने जो है उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की योजना के बारे में भी पढ़ा था कि इसकी योजना किस तरह बनाई गई। जैसा कि हमने आपको बताया कि इसके 10 मई और 1856 में इसका जो है वो 10 मई 1857 तिथि इसकी जो है वो निश्चय की गई थी। इस क्रांति का जो है वो बिगुल बजा, जबकि इसकी तैयारी 1 साल पहले से ही शुरू हो गई थी भारत में। और इससे पहले 1857 के पहले 1856 में हम पहले भी ये पढ़ चुके हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में, भारत के विभिन्न इलाकों में कई छोटे छोटे संघर्ष, कई छोटे छोटे आंदोलन जो है वो शुरू हो चुके थे, संघर्ष शुरू हो चुके थे। और कहीं ना कहीं जो है लोग जो है इस आज़ादी का मतलब, इस स्वतंत्रता का जो स्वतंत्रता का जो मतलब था, जो एक अवधारणा थी, वो लोगों में कहीं ना कहीं समझ में आने लगी थी। बच्चों, हम ये सब चीज़ें जो है हमने पिछले लेक्चर में, हम पिछले पार्ट में हम पढ़ चुके हैं। और पिछले पार्ट में हमने ये भी पढ़ा कि किस तरीके से ये क्रांति जो है देश के बहुत सारे राजाओं ने, बहुत सारे नवाबों ने, देश के बहुत सारे ज़मींदारों ने, देश के बहुत सारे दिग्गज शासकों ने जो है इस क्रांति का बिगुल बजाया और इसके कमान संभाली अलग अलग क्षेत्रों में। हमने जो है पढ़ा था इस पाठ में कि इस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 की क्रांति, 1857 की क्रांति के विभिन्न केंद्र भी थे, देश में बहुत सारे उसके सेंटर्स भी थे, यानी बहुत सारे इवेंट्स भी हुए। और इसमें ख़ास जो विशेष योगदान उत्तर प्रदेश का था, और उत्तर प्रदेश के किन इलाकों, किन क्षेत्रों में जो ये इवेंट्स, ये जो घटना जो है वो, ये क्रांति जो है उसने अपना बिगुल बजाया, और किन किन क्षेत्रों के किन किन राजाओं ने, शासकों ने जो है वो इस क्रांति का नेतृत्व किया, उसकी बागडोर अपने हाथ में उसने संभाली।
बच्चों, जैसे कि हमने इस पाठ 5 में पढ़ा था कि इस क्रांति का जो प्रमुख घटनाएं थी उसमें उत्तर प्रदेश के योगदान में, जैसे हमने पढ़ा था कि बैरकपुर से ये क्रांति शुरू होती है सैन्य विद्रोह के रूप में। मंगल पांडे के कारतूस मुंह से खोलने को मना करने के बाद जो है मंगल पांडे ने एक संघर्ष शुरू कर दिया और बाद में मंगल पांडे को फांसी दी जाती है। और ये जो सिलसिला था वो चलता रहा और बैरकपुर से मेरठ से झांसी, झांसी से कानपुर, फिर अवध, फिर फैज़ाबाद, फिर आपका इलाहाबाद जिसको हम प्रयागराज कहते हैं, फिर इसके बाद अयोध्या जिसको फैज़ाबाद हम कह सकते हैं, फैज़ाबाद अयोध्या को दोनों मिलाकर क्रांति हुई। फिर इसके बाद कानपुर, बरेली, झांसी और आजमगढ़, इस तरह के क्षेत्रों में जो है ये क्रांति जो है जिसने इस क्रांति ने अपना बिगुल बचाया और यहाँ के अलग अलग जो शासक थे, यहाँ के क्षेत्रों के जो राजा थे, उन्होंने इस क्रांति की भागदौड़ अपने हाथ में ली। तो बच्चों, ये हमने डिस्कशन किया था पिछले लेक्चर में, हमने ये सारी चीज़ें, और हमने साथ साथ ये भी डिस्कशन किया था कि क्रांति की असफलता के क्या कारण थे। यानी हमने इसमें जो हमने डिस्कशन किया था कि क्रांति के असफलता के क्या कारण थे। बच्चों, हमने डिस्कशन किया था कि 1857 की क्रांति के असफलता के क्या कारण थे, कि इसमें एक कॉमन समन्वय, जैसे एक कहते हैं कि इसमें जो है वो इस संग्राम की असफलता का जो मुख्य कारण हमने पढ़ा था वो था समन्वय, भारतीयों में समन्वय का अभाव, या कह सकते हैं कि एक कनेक्शन का अभाव था। लोगों में ये अवेयरनेस, ये जागरूकता तो फैल गई थी कि भारत की स्वतंत्रता क्या है, लेकिन एक दूसरे को मदद करने के लोग एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो रहे थे और एक दूसरे के योजनाओं के बारे में उनको इतनी जानकारी नहीं प्राप्त हो पा रही थी और नेटवर्क उनका जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्कैटर्ड था, बहुत बिखरा हुआ था और वो ये कनेक्शन की कमी थी, एक जो है जागरूकता की भी कमी थी, एक दूसरे के प्लानिंग के बारे में भी वो समझ नहीं पा रहे थे और सबसे बड़ी बात थी कि उनको एक सफल और एक मजबूत नेतृत्व नहीं मिला। एक मजबूत नेतृत्व की भी कमी थी, लीडरशिप की भी कमी थी, जिसकी वजह से ये जो आपका प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की क्रांति जो है वो असफल रही। और बहुत सारे राजाओं और शासकों ने अंग्रेज़ों का साथ दिया, जिसकी वजह से जो है भारतीय इस क्रांति को एक मजबूती ना मिली बल्कि ये कमज़ोर कड़ी बन के रह गया। इसके बाद बहुत सारे ऐसी चीज़ थे कि भारतीयों की तुलना में अंग्रेज़ों के पास अच्छे हथियार थे, एक मॉडर्न आधुनिक हथियार थे और इनके पास गोला बारूद ऐसी कोई आधुनिक हथियार भारतीय सैनिकों के पास नहीं थे और ये जो है वो स्किल्ड भी नहीं थे, इनको जो है वो ट्रेनिंग भी नहीं मिली थी। और जबकि अंग्रेज़ जो थे वो इसमें जो है वो बिल्कुल पारंगत थे, वो एक्सपर्ट थे, हथियारों की उनको जानकारी थी और उनके पास आधुनिक हथियार भी थे। तो ये सारी कारण थी जो असफलता के कारण थे, जिससे 1857 की क्रांति जो है असफल हुई। बच्चों, हमने लास्ट सेक्शन में पढ़ा था, हमने डिस्कशन किया था कि इस क्रांति का परिणाम क्या हुआ। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया कि 1857 के पूर्व जो 1856 में भी छोटे छोटे विद्रोह शुरू हो चुके थे, तो कहीं ना कहीं देश में एक आग तो लग चुकी थी, चिंगारी तो लग चुकी थी, लेकिन 1857 ने उस चिंगारी को आग में बदल दिया और पूरे देश में एक क्रांति का माहौल बना दिया, एक संघर्ष का माहौल बना दिया। और 1857 ने वो एपिसोड लिखा, एक वो युग लिखा भारत में, जिसकी वजह से आने वाली सदी जो है वो क्रांतियों की सदी रही, आंदोलनों की सदी रही और संघर्षों की सदी रही। जैसे कि हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बारे में पढ़ा कि अब आगे चल के बहुत सारे ऐसे दिग्गज नेता और दिग्गज लोग हुए, एक ऐसे क्रांतिकारी हुए, रिवॉल्यूशनरीज हुए, जिन्होंने जो है भारत में एक नया इतिहास रचा और 1857 ने इसका बिगुल बजाया। और 1857 की वजह से, इसकी कारण की वजह से इसका परिणाम ये हुआ कि देश में जो है वो आंदोलनों की एक होड़ सी लग गई और फिर इसके बाद इसका नतीजा, इसका परिणाम, अल्टीमेट परिणाम क्या हुआ कि जो है वो 1847 मतलब हम जो है वो 200 साल का जो एक दमनकारी युग था वो समाप्त होता है और हम आज़ादी हमें मिल जाती है 1947 में। नाउ चिल्ड्रन, अब जो है जब 1857 की जो क्रांति शुरू हुई तो दोबारा ऐसी कोई क्रांति शुरू ना हो भारत में, दोबारा कोई ऐसी क्रांति जो है फिर से उत्पन्न ना हो जाए भारत में। तो यहाँ पर उसके लिए क्या किया उन्होंने, क्या किया, ब्रिटिश साम्राज्य को और मजबूत और एक सुदृढ़ बनाने के लिए महारानी विक्टोरिया ने 1857 में एक घोषणा पत्र जारी किया। उसमें उन्होंने कई नीतियों को लागू किया जो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे, वो नीतियाँ क्या थी। तो
उस नीतियों की वजह से, हालांकि शासन का अंत खत्म नहीं हुआ था, उसका राज्य खत्म नहीं हुआ था, लेकिन नीतियाँ कुछ ऐसी लागू की गई थी जिसकी वजह से जो है वो बहुत सारे चेंजेस हुए थे। तो हम आगे चैप्टर में ये चेंजेस, ये बदलाव, ये परिवर्तन के बारे में, नीतियों के बारे में पढ़ेंगे। तो बच्चों, ये था आपका पिछले चैप्टर का सारांशित संक्षेप में जो कह सकते हैं कि थोड़ा डिस्कशन, हमने ये इन सब पॉइंट्स के बारे में उन चैप्टर में पढ़ा था। बच्चों, आज जो है हम पढ़ेंगे, आज के लेक्चर में जो है हम पढ़ेंगे वो आपका पार्ट 6 है, जिसका नाम है भारत के ब्रिटिश राज के अधीन भारत, जो आपका पार्ट 6 है। तो पार्ट 6 का जो आपका नाम है वो है ब्रिटिश राज के अधीन भारत। और जैसा कि हमने बताया कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप जो है क्वीन भारत में कंपनी का जो शासन था वो समाप्त हो गया। भारत में कंपनी का शासन समाप्त होता है, ना कि साम्राज्य का। यानी 1857 प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत में कंपनी का शासन जो है वो समाप्त हो जाता है। अब भारत का जो शासन था वो ब्रिटिश सरकार ने ग्रहण कर लिया था। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है अब इस शासन पे जो है अपना आधिपत्य जमा लिया था। अब कंपनी का शासन, यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है वो ख़त्म हो गया था, और अब ब्रिटिश सरकार ने भारत पे शासन करना शुरू कर दिया था, और अब उनके आधिपत्य में भारतीय शासन आ गया था। और फिर इसके बाद रानी विक्टोरिया को एक ब्रिटिश साम्राज्य की शासिका के रूप में घोषित किया गया, यानी उनको ब्रिटिश साम्राज्य की शासिका को बनाया गया। और उनके शासिका बनते ही, जैसा कि हमने बताया कि उन्होंने कुछ घोषणा पत्र उन्होंने लागू किया था, जिसमें उन्होंने कई नीतियों को लागू किया था। तो उनके घोषणा पत्र की जो नीतियाँ थीं, उनकी कुछ विशेष या बहुत महत्वपूर्ण कुछ बातें थीं। उन घोषणा पत्र में कौन कौन सी नीतियाँ थीं, क्या पॉलिसीज़ जो थी वो क्वीन विक्टोरिया ने जो है वो लागू किया था, और क्या लागू किया था, क्यों लागू किया था। सबसे पहली जो नीति थी वो ये थी कि क्षेत्रों की जो सीमा विस्तार नीति है, जो एक्सपेंशन है, जो अपने अपने क्षेत्रों का विस्तार करने की जो पॉलिसी थी शासकों की और प्रशासकों की या राजाओं की, अपने अपने क्षेत्र की जो विस्तार करने की जो नीति थी, एक्सपेंशन की जो पॉलिसी थी, उसको जो है वो समाप्त कर दी गई। यानी हर एक राज्य जो है अपने सीमा के अंदर ही वो राज्य करेगा, ना कि वो किसी दूसरे क्षेत्र में जाकर जो है वो अपने साम्राज्य का विस्तार करेगा। तो साम्राज्य विस्तार की जो सीमा थी उसको समाप्त कर दी गई थी। दूसरी थी कि अंग्रेज़ों की हत्या करने जो अंग्रेज़ों की हत्या के जो दोषी थे उनको छोड़कर बाकी सबको माफ़ कर दिया गया था। यानी जो क्रांतिकारी जिन्हें प्रथम स्वतंत्रता संग्राम या संघर्ष के लिए जेल में या उनको सज़ा देने में बंद कर दिया गया था, या उन पे कुछ मुकदमे या अदालत कार्रवाई कर रही थी, अब वो उन पर बंद हो गए थे। सिर्फ जो अंग्रेज़ों की हत्या करने वाले जो दोषी थे उनको ही सज़ा मिली थी, उनको नहीं रिहा किया गया था, उनको माफ़ नहीं किया गया था। तीसरा था आपका कि विद्रोह में भाग लेने वाले जो तालुकेदार थे, जो ज़मींदार थे, उनको राज्य भक्ति प्रदर्शन करने के लिए उनको उनकी जागीरें जो हैं वो वापस कर दी गई। और अगली नीति थी आपका कि बिना भेदभाव यानी विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना भेदभाव योग्यता के आधार पे, यानी कैपेबिलिटी के आधार पर, एबिलिटी के आधार पर, क्वालिफिकेशन के आधार पर जो है वो अब सरकारी सेवा जो है उसमें भर्ती करने का वादा किया गया कि अब जो है वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा कि उसमें किसी भेदभाव के आधार पे नहीं, बल्कि क्वालिफिकेशन, बल्कि योग्यता के आधार पे जो है सरकारी सेवाएं जो हैं वो देने का ब्रिटिश साम्राज्य ने, सरकार ने वादा किया इस ब्रिटिश शासन ने। और फिर अगली जो नीति थी वो ये थी कि यूरोपीय सैनिक की जो संख्या थी, यूरोपीय सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई थी, और भारतीय सैनिकों की संख्या जो है वो घटाकर निश्चित कर दी गई थी, यानी फिक्स्ड कर दी गई थी। अब हम कैसे और जो है कर दी गई थी। अब बंगाल प्रेसिडेंसी में 1.2 रेशियो का अनुपात का जो था वो मुंबई प्रेसिडेंसी में 1:3 का अनुपात निश्चित कर दिया गया था। नहीं, इससे बढ़कर ना इससे घटकर जो है सैनिक की टुकड़ियां जो है इन रेसिडेंसी में या प्रेसिडेंसी में नहीं रहेगी।
तो ये आपकी जो थी ये नीतियाँ जो थी वो घोषणा पत्र था जो क्वीन विक्टोरिया ने जो है वो पारित किया था, जिसमें इन नीतियों को उन्होंने लागू किया। अब बच्चों हम पढ़ेंगे, अब अगला पॉइंट है आपका कि अब ब्रिटिश शासिका क्वीन विक्टोरिया की इस घोषणा पत्र के अनुसार जो है वो भारत के शासन यानी भारत के शासन की देखरेख और उसके नियंत्रण करने के लिए भारत में एक जो है एक अलग मंत्री का जो है वो अलग मंत्री की एक नियुक्ति हुई। यानी जब ये घोषणा पत्र पारित हुआ, जब क्वीन विक्टोरिया ने के इस घोषणा पत्र के अनुसार जो है भारत में जो है ब्रिटिश शासन की देखरेख करने के लिए, उस पर नियंत्रण करने के लिए भारत में एक अलग मंत्री की नियुक्ति हुई, जिसको कहते हैं जिसको जो भारत मंत्री कहलाया। और ये ब्रिटिश संसद के प्रति उत्तरदायित्व था, यानी ब्रिटिश संसद यानी ब्रिटिश पार्लियामेंट के प्रति जो है इसकी ये जवाबदेही था इसका। यानी इसका ये जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट के अनुसार जो है वो उसके कार्य को संचालित किया गया था, इसके कार्य को उसको दिया गया था। यानी ये अपना कार्य जो है ब्रिटिश संसद की नीतियों के अनुसार ही करेगा, इसलिए ये ब्रिटिश संसद के जो है वो प्रति उत्तरदायी था। उसके बाद जो है वो भारत में गवर्नर जनरल जो है वाइसरॉय कहलाए, और ये जो है वाइसरॉय कहलाए क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि थे, इसलिए ये भारत में ये गवर्नर जनरल तो ज़रूर थे, लेकिन इनको वाइसराय की उपाधि दी गई क्योंकि ये ब्रिटिश शासन के क्या थे, रिप्रेजेंटेटिव थे, यानी प्रतिनिधि थे। और बच्चों फिर इनकी सारी जो भारत में जब गवर्नर जनरल जो थे वो वाइसरॉय जब कहलाए, तो क्योंकि ये जो ब्रिटिश शासन के प्रतिनिधि थे, तो इनकी सहायता करने के लिए जो है वो 4 सदस्यों की समिति भी बनाई गई थी, ताकि ये इन गवर्नर जनरल के असिस्ट करने के लिए, उनकी सहायता करने के लिए 4 सदस्यों की जो है वो समिति बनाई गई, जो इनको असिस्ट करते, जो इनके इनके एडमिनिस्ट्रेटिव यानी शासकीय कार्य में जो इनकी हेल्प कर रहे थे, इनकी मदद करते थे। और फिर इसके अलावा बच्चों साथ ही राजपूत, मराठा या सिख प्रमुख या हैदराबाद के निज़ाम, और ये कह सकते हैं कि हैदराबाद के निज़ामों को अंग्रेज़ों के प्रति निष्ठा शो करने के लिए, निष्ठा जो है अंग्रेज़ों के प्रति उन निष्ठा रखने के लिए, उनके जो राज्य थे वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत जो है उनके ब्रिटिश कह सकते हैं उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के राज्यों की मान्यता दी गई। उनके जो राज्य थे यानी जो राजपूत, मराठा या सिख प्रमुख या हैदराबाद के निज़ाम जो अंग्रेज़ों के प्रति जो निष्ठा रखते थे, जो उनके प्रति जो लॉयल्टी रखते थे, उसके लिए उनके राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य के राज्यों की जो है वो मान्यता दी गई। यानी जो फैसिलिटी ब्रिटिश साम्राज्य जो है अपने क्षेत्र में आए हुए साम्राज्यों या क्षेत्र में आए हुए राज्यों की फैसिलिटी, जो सुख सुविधा वो उपलब्ध करा रही थी, वही सुख सुविधा और वही फैसिलिटी, वही छूट जो है अब उन राजाओं, उन नवाबों, उन सिख मराठों और उन लोगों के राज्यों को भी मिलेगी जो उनके प्रति निष्ठावान थे, जो उनके प्रति लॉयल थे। तो ये चीज़ें जो है वो कहीं ना ये परिवर्तन हुआ, ये चेंज हुआ। और फिर जो है कंपनी का जो अधिपत्य था, यानी जो कंपनी का शासन भारत पे समाप्त हो गया और ब्रिटिश सरकार ने भारत पे शासन करने का फैसला किया, और क्वीन विक्टोरिया को जब उन्होंने शासिका घोषित किया, उसके बाद ये सारे चेंजेस, उसके बाद ये सारे परिवर्तन जो है, ये नीतियाँ जो हैं वो अपनाई गई। हालांकि ब्रिटिश कंपनी का शासन समाप्त हुआ था, ब्रिटिश साम्राज्य का नहीं। यानी कहीं ना कहीं ब्रिटिश साम्राज्य तो अभी भी था भारत पर, उनकी ही सरकार थी, उनकी ही नीतियाँ थी और उनके ही कानून थे। अभी हम आज़ाद नहीं हुए थे, अभी हम पूरी तरीके से जो है वो जो है बरी नहीं हुए थे इस ब्रिटिश साम्राज्य से। तो बच्चों जो इसके साथ साथ जो है इस राज्यों की मान्यता देने के साथ साथ, इनको वो सुख सुविधाएँ देने के साथ साथ, इन राजाओं जो उनके प्रति निष्ठावान थे, भू राजस्व प्रबंधन जो था, यानी हम कह सकते हैं लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट, हम इंग्लिश में कह सकते हैं कि लैंड रेवेन्यू मैनेजमेंट। एक छोटे से शब्द में हम कहें, संक्षेप में कहें तो लैंड रेवेन्यू मीन्स लगान हम कह सकते हैं। जैसा कि आपको सबको पता ही है, आप जानते भी हैं कि हमने प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में आर्थिक कारणों में पढ़ा था कि किस तरीके से जो है वो किसान जो है वो
लगान उनको देना ही होता था, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, किसी तरह की भी परिस्थिति हो, चाहे वो कितने भी गरीब हो, लेकिन उनको अपने अपने जो है वो अनाज में से उनको लगान जो है वो देना रहता था, वो कर जो है वो लगान जो है वो देना रहता था। अब ये भू राजस्व प्रबंधन है क्या? भू राजस्व मतलब होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय भू राजस्व का अर्थ क्या है? तो हम कह सकते हैं जोतने, बोने और रहने लायक ज़मीन पर लगने वाला जो कर होता है उसको हम भू राजस्व कर कहते हैं। यानी जोतने बोने वाले, खेती करने वाले, खेती करने लायक जो ज़मीन है या रहने लायक जो ज़मीन है उस पे लगाया हुआ कर, उसको भू राजस्व कहते हैं। और दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं लगान, और इंग्लिश में इसको कहते हैं लैंड रेवेन्यू। तो ये आपका भू राजस्व प्रबंधन है। तो जो भू राजस्व प्रबंधन था इसके क्षेत्र में जो तालुकदार थे, जो ज़मींदार थे, उनको ब्रिटिश प्रतिनिधियों की मान्यता मिली। यानी इससे पहले भी आपने पढ़ा था कि जो ब्रिटिश शासकों ने या साम्राज्य ने तालुकदारों और ज़मींदारों को ज़मीन का मालिक बना दिया था। तो यहाँ पे जो भू राजस्व प्रबंधन के अनुसार, उसके तहत, उसके अंतर्गत क्षेत्र में जो है तालुकदारों को और ज़मींदारों को ब्रिटिश प्रतिनिधि का मान्यता दी गई। यानी वो ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे काम करने लगे। यानी ब्रिटिश यानी अंग्रेज़ों के प्रतिनिधित्व के रूप में उनको मान्यता दी गई, उनको ये सारी छूटें दी गई, उनको ये उपाधि एक कह सकते हैं कि एक कॉम्प्लीमेंट दिया गया उनको। और यही लोग बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंट के रूप में बाद में इन्होंने ये काम करने लगे। यही तालुकदार, यही ज़मींदार जो थे वो बाद में ब्रिटिश साम्राज्य के एजेंट के रूप में वो काम करने लगे। इस प्रकार जो है, और इसी प्रकार जो शिक्षित जागृत वर्ग था, भारतीय वर्ग था, जो थोड़ा भारतीय जागृत वर्ग था, जिसमें थोड़ी सी जागरूकता थी शिक्षा के प्रति, समाज के प्रति, क्रांति के प्रति या पॉलिसीज़ के प्रति या अंग्रेज़ों के प्रति कह सकते हैं, जो थोड़े से जो हैं वो जागृत थे अबाउट ब्रिटिश पॉलिसीज़, जो ब्रिटिश की पॉलिसी नीतियों के प्रति जागरूक थे, प्रबुद्ध लोग थे, जो भारतीय प्रबुद्ध लोग जो थे, उनको जो उन वर्गों के साथ नम्र और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का निश्चय किया गया, उनका फैसला किया गया कि जो जागृत वर्ग है, जो थोड़ा भारतीय जागृत वर्ग, प्रबुद्ध माने जागृत वर्ग, यानी जागरूकता से परिपूर्ण। तो जो भारतीय जागृत वर्ग था वो, अगर वो जागृत वर्ग है तो वो शिक्षित वर्ग है, यानी वो शिक्षित वर्ग है, वो जो है वो शिक्षा से परिपूर्ण है, वो शिक्षित वर्ग है, वो पढ़ा लिखा वर्ग है, तो वो जागृत वर्ग है। तो वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश पॉलिसीज़ को समझेगा और ब्रिटिश नीतियों को वो समझता था वो वर्ग। तो यहाँ पे ब्रिटिश शासन की एक ये नीति थी, एक बहुत ही कह सकते हैं कि कनिंग, बहुत चालाकीपूर्ण नीति थी कि इन वर्गों के साथ, इन जागृत और शिक्षित वर्ग के साथ जो है वो नम्रता का व्यवहार किया जाए, मैत्रीपूर्ण का व्यवहार किया जाए, ताकि जो है वो उनकी नीति जो है किसी भी तरह के उनकी नीतियों में कोई रुकावट ना हो सके। तो ये फैसला किया गया कि इन वर्गों के साथ जो है मैत्रीपूर्ण व्यवहार किया जाएगा और इनके साथ जो है नम्रता का व्यवहार किया जाएगा, ये निश्चय किया गया था। तो बच्चों, जो शिक्षित वर्ग के साथ जो नम्रता का व्यवहार और मैत्रीपूर्ण व्यवहार करने का निश्चय किया गया, क्योंकि जो ब्रिटिश साम्राज्य था, जो ब्रिटिश शासन था, वो ये मानता था कि जो निम्न वर्ग है, जो लोअर कास्ट है, जो लो वर्ग है, जो लो सोसाइटी, जो लोअर वर्ग है, लोअर लेवल है, लोअर कैटेगरी है, लोअर सेक्शन है जो समाज में, निम्न वर्ग जो है वो उच्च वर्ग को देख के उनका अनुसरण करता है, यानी वो उनको फॉलो करने की कोशिश करता है। ये ब्रिटिश साम्राज्य का जो है वो मानना था, ये उनकी ये मान्यता थी कि कहीं ना कहीं जो निम्न वर्ग है वो उच्च वर्ग को अनुसरण करता है। तो जो है वो ऐसी नीतियों को लागू किया जाए जिनसे जो है सारे वर्ग जो है वो संतुष्ट हो, सारे वर्ग जो है वो सेटिस्फाइड हों और वो ब्रिटिश नीतियों के ख़िलाफ़ जो है वो आवाज़ ना उठा पाएँ, ब्रिटिश नीतियों के ख़िलाफ़ कोई ऐसा संघर्ष वो शुरू ना कर पाएँ या उनकी कोई अवहेलना ना हो, उनकी नीतियों की आलोचना भी ना हो, अवहेलना भी ना हो और इनकी नीतियों को लागू करने में कोई रुकावट भी ना हो।
तो इस तरह की जो नीतियाँ थीं, जो इस तरह की जो चीज़ें थीं, वो ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो अपने शासन को मजबूत बनाने के लिए, अपनी नीतियों को सफल करने के लिए जो है वो लागू कर रहा था, वो अपना रहा था। इन सब हथकंडों को, इन सब तरीक़ों को वो जो है वो अपना रहा था। अब बच्चों, ब्रिटिश शासकों को इन सब नीतियों के अलावा एक काम और करना पड़ा। उन्हें सैन्य टुकड़ियों को, यानी जो सैन्य ऑर्गेनाइजेशन था, जो आर्मी का ऑर्गेनाइजेशन था, उसको पुनर्गठन करना पड़ा। यानी फिर से उसका गठन, उसका फिर से फॉर्मेशन करना पड़ा, उनको पुनर्गठन करना पड़ा। और क्योंकि कहीं ना कहीं जब स्वतंत्रता संग्राम की वजह से उनकी टुकड़ियों में मतभेद हो गए थे, भेदभाव हो गए थे, और विद्रोह और संघर्ष की वजह से उनकी सैन्य टुकड़ियां जो हैं वो खंडित हो चुकी थी, बिखर चुकी थी। तो अब उनको सैन्य पुनर्गठन करना पड़ा। और यूरोपीय और ब्रिटिश जो सेना मूल के जो अधिकारी थे, जो यूरोपीय मूल के अधिकारी थे, जो ब्रिटिश बिलोंगिंग के थे, जो ब्रिटिश मूल के अधिकारी थे, उनकी संख्या बढ़ा दी गई थी। और तोपखाने और जो ये महत्वपूर्ण जो क्षमता वाले हथियार थे, उससे भारतीय सैनिकों को वंचित रखा गया। यानी भारतीय सैनिक जो है वो क्या कहते हैं, तोपखाने और जो इम्पोर्टेंट वेपन्स थे, जो इम्पोर्टेंट हथियार थे, उनसे उनको वंचित रखा गया। उनको वो हथियार भारतीय सैनिकों को नहीं दिया गया। और जो है यूरोपीय सैनिकों को और ब्रिटिश सैनिकों को जो है इन हथियारों से जो है उनको, वो पारंगत थे, उनको वो उपलब्ध कराया गया। लेकिन भारतीय सैनिकों को इन हथियारों से, आधुनिक हथियारों से जो है वो वंचित रखा गया। अब जो सेना में जातीय, क्षेत्र और संप्रदाय के आधार पर सेना की टुकड़ियां बांटी गईं, सैनिक इकाइयों की स्थापना की गई। यानी आप सेना में जो कह सकते हैं कि भेदभाव तो था ही, तो सेना में जो है वो क्षेत्रों के आधार पर और जातियों के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे जो है सैनिक इकाइयों का गठन हुआ। जैसे कि बंगाल, जिसमें भेदभाव जो है उनमें बना रहे, जैसे कि आपका बंगाल रेजिमेंट, राजपूत रेजिमेंट। तो इस तरह के क्षेत्रों के आधार पे, संप्रदाय के आधार पे, जातियों के आधार पे जो है वो सैन्य इकाइयों, सैन्य रेजिमेंट की जो है वो स्थापना की गई, ताकि लोग जो है अपने अपने जाति, अपने अपने संप्रदाय, अपने अपने क्षेत्रों के बारे में सोचें, अपने अपने क्षेत्रों में तैनात सैनिक टुकड़ियों के बारे में सोचें, और एक दूसरे से जो है वो हीन भावना रखें या उनमें भेदभाव जो है इस तरह का बना रहे। तो ये था आपका बच्चों। अब अगला पॉइंट बच्चों ये है कि राजनीतिक एवं प्रशासनिक पुनर्गठन, यानी पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मेशन। जैसा कि 1857 की लड़ाई के बाद पॉलिटिकल डिसबैलेंस हो चुका था, राजनीतिक में उथल पुथल हो चुका था, राजनीतिक जो क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो चुका था, और प्रशासनिक कार्य भी जो है वो डिस्टर्ब हो गया था, उसमें भी जो है वो कहीं ना कहीं उथल पुथल था और वो बिखर चुका था, एक डिसबैलेंस हो चुका था। अब उसका फॉर्मेशन, वो खंडित हो चुका था, अब उसका पुनर्गठन किया गया। तो भारत में जो प्रशासनिक पुनर्गठन की जो स्थापना थी, शुरुआत थी, वो ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट से की। इंडियन काउंसिल एक्ट जो 1861 में शुरू हुआ जो है आपका, वो इंडियन काउंसिल एक्ट से की थी। अब 1861 में इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल ने क्या किया, काउंसिल यानी परिषद का नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल कर दिया। इस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल की जो काउंसिल थी, जो गवर्नर जनरल का जो परिषद था, काउंसिल था, उसका नाम उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रख दिया। यानी इसके कहने का मतलब है कि राज्य विधान परिषद। इंपीरियल मानता है कि राज्य संबंधी, और काउंसिल लेजिस्लेटिव मानता विधान, और काउंसिल माने परिषद। यानी प्रशासनिक और राजनीतिक पुनर्गठन की शुरुआत ब्रिटिश सरकार ने इंडियन काउंसिल एक्ट से की। 1861 में गवर्नर जनरल का जो परिषद था उसका नाम इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल रखा गया, इसको हिंदी में कह सकते हैं राज्य विधान परिषद रखा गया। अब इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो था, ये इसके सदस्यों की संख्या 6 से 12
करने का अधिकार भी गवर्नर जनरल को ही था। यानी वो 6, पहले संख्या इसकी 6 थी, बाद में जब ये इम्पीरियल ये हुआ तो इसकी संख्या जो है वो इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जब ये परिवर्तित हुआ तो इसकी संख्या 12 की गई, और ये 12 का संख्या वृद्धि का जो अधिकार था वो सिर्फ गवर्नर जनरल को था। अब ये सदस्य जो थे वो आधे से ज़्यादा तो गैर सरकारी होते थे, इनके पास सरकारी अधिकार नहीं होते थे, और ये काउंसिल पूरी तरीके से जो था वो अधिकार विहीन था। यानी इनको कोई भी सरकारी अधिकार नहीं दिया गया था। ये नाम का काउंसिल था, ये नाम का परिषद था। इनके पास सरकारी कानून नहीं थे, इनके पास सरकारी अधिकार नहीं थे इस काउंसिल के पास, इस परिषद के पास। और इनका ना तो फाइनेंशियल कंट्रोल था, ना तो इन पे वित्तीय नियंत्रण था, और ना ही ये प्रशासनिक नियंत्रण था, ना ही तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव पे इनका कंट्रोल था, और ना ही वित्तीय पे कंट्रोल था, ना ही ये पैसे के मामलों पे इनका कंट्रोल था। तो ये काउंसिल जो था, इस काउंसिल के द्वारा जो पारित जो विधेयक था, इस काउंसिल के द्वारा जो भी पारित विधेयक यानी बिल, जो भी बिल पास होता था वो गवर्नर जनरल के परमिशन के बिना वो बिल कानून नहीं बनता था। यानी वो कानून नहीं बन सकता था क्योंकि इस परिषद के पास कोई भी सरकारी अधिकार नहीं थे। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी जो है इम्पीरियल यानी राज्य परिषद, राज्य विधान परिषद यानी इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई सरकारी अधिकार नहीं था। ये अधिकार विहीन परिषद था, और इसके आधे से ज़्यादा सदस्य जो थे वो अधिकार विहीन थे, उन्हें कोई अधिकार नहीं था। और जो है इस काउंसिल के द्वारा जो भी पारित विधेयक यानी बिल, जो भी बिल पास होता था वो बिना गवर्नर जनरल के परमिशन से जो है वो लॉ या कानून नहीं बन सकता था, क्योंकि इसके पास कोई सरकारी अधिकार नहीं थे। अब अंत में क्या होता था, कानून के मामले में भी ये एक सिर्फ एडवाइजरी कमेटी के रूप में ये काम करता था, यानी एक सलाहकार समिति के रूप में सिर्फ इसका रोल था, इसकी भूमिका थी। ये काउंसिल जो है कानून बनाने के मामले में सिर्फ एडवाइस दे सकता था, सिर्फ सलाह दे सकता था, सिर्फ सलाहकार समिति के रूप में ये भूमिका अदा कर सकता था, ना कि ये कानून बना सकता था। कानून बनाने में इसका कोई अधिकार नहीं था। ये सिर्फ सलाह दे सकता था, सजेशन दे सकता था, और बाकी ये इसको कोई सरकारी अधिकार नहीं मिले थे कि ये अपने द्वारा जो बिल पारित हो रहा है उसको वो कानून बना सके। और इसमें भारतीय जो सदस्य थे वो गवर्नर जनरल द्वारा नामित होते थे, यानी जो भारतीय सदस्य वो भी अपने मन से अपनी योग्यता के आधार पर उनको नामित नहीं किया जाता था, वो गवर्नर जनरल द्वारा ही उनका सिलेक्शन होता था, उनको नामित किया जाता था। अंत में आम भारतीय जनता जो है वे, और बाद में क्या होता है कि इसलिए क्योंकि ये जो है वो गवर्नर जनरल द्वारा भारतीय जो सदस्य थे वो नामांकित होते थे, वो सेलेक्ट होते थे, इसलिए वो जो आम भारतीय जनता के को प्रतिनिधित्व के रूप में वो बिल्कुल ही काम नहीं कर पाते थे। यानी भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व जो है वो नहीं कर पाते थे, यानी भारतीय जनता को रिप्रेजेंट वो नहीं कर सकते थे, क्योंकि इनके पास तो कोई अधिकार दिया नहीं गया था। ये अपने आप तो सिलेक्शन ही आए नहीं थे अपनी योग्यता के अनुसार, क्योंकि इनको तो भारत के गवर्नर जनरल जो थे उनके द्वारा नामित किया जाता था, इसलिए भारतीय जनता को रिप्रेजेंटेटिव नहीं कर सकते थे इस परिषद में। तो ये आपका है इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट। अब बच्चों हम आज यही समाप्त करते हैं, और है आज जैसा कि हमने आज पढ़ा कि किस तरीके से घोषणा पत्र की नीतियों के बारे में पढ़ा, और घोषणा पत्र की नीतियों का क्या परिणाम रहा और क्या प्रभाव था वो इसके बारे में हमने पढ़ा। और हमने पढ़ा कि किस तरीके से सैन्य पुनर्गठन हुआ, और हमने बच्चों ये भी पढ़ा कि राजनीतिक और प्रशासनिक पुनर्गठन जो है वो भी होना पड़ा, क्योंकि 1857 की लड़ाई या संग्राम के बाद जो है वो पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य जो है वो बिखर गया था और वो थोड़ा डिस्टर्ब हो चुका था, तो उसको अपना पूरा सैन्य फॉर्मेशन करना पड़ा, रिफॉर्मेशन करना पड़ा, और पॉलिटिकल और प्रशासनिक पुनर्गठन भी करना पड़ा। और इसमें हमने इम्पीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में पढ़ा, यानी राज्य विधान परिषद के बारे में पढ़ा, जिसकी संख्या 6 से 12 सदस्य थे, जिसके पास कोई राजनीतिक सरकारी अधिकार नहीं थे, और ये काउंसिल एक अधिकार विहीन परिषद था, और इसके पास कोई भी सरकारी अधिकार नहीं थे, और इसके द्वारा जो भी विधेयक यानी बिल पास होता था वो
बिना गवर्नर जनरल के परमिशन से, अनुमोदन से, सहमति से या अनुमति से वो कानून नहीं बन सकता था। और चूँकि जो है ये कानून के मामले में सिर्फ ये जो परिषद था सिर्फ सलाहकार समिति के रूप में काम करता था, यानी इसके पास कोई अधिकार नहीं थे कि ये अपने बिल को कानून बना सके, ये सिर्फ सलाह दे सकता था। और इसमें जो भारतीय सदस्य थे वो गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे और अतः वे भारतीय जनता को या आम भारतीय जनता का प्रतिनिधित्व नहीं कर पाते थे, क्योंकि वो जो है उनके पास कोई अपना अधिकार नहीं था, उनको सरकारी अधिकार नहीं दिए गए थे, वो गवर्नर जनरल द्वारा नामित किए गए थे। तो बच्चों हमने ये पढ़ा, हम यहीं पे आज हम बंद करते हैं और अगले लेक्चर में हम दूसरा शीर्षक शुरू करेंगे। सो टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। गुड बाय।